हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 25 जुलाई करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप इनको डेली बेसिस पर करते रहिएगा। कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस। अगर लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कोई भी कमेंट है, कोई भी फीडबैक है, कोई भी सजेशन है तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए जिससे कि आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स जो हैं आपके सब कवर हो जाएं। और साथ साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि लोअर पीसीएस मेंस, आरओ एडवोकेट जनरल मेंस के लिए और एफआरओ मेंस के लिए प्रिपरेशन बैच चल रहा है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है, टेस्ट सीरीज चल रही है। तो एक मिनी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो कुछ टेस्ट देके मिनी टेस्ट सीरीज अटेंड करके अपनी परफॉर्मेंस टेस्ट करें तो वो मुझे 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और इन पीडीएफ्स को लेने के लिए, यानी कि जो ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं, इनको लेने के लिए भी आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 25 जुलाई करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है झारखंड से। न्यूज़ आ रही है सरना रिलीजियस कोड इन सेंसस 2021। अब देखिए, सरना एक कम्युनिटी है। सरना कुछ कहना चाहते हैं कि ये जो सरना जो चीज़ है ये अपने आप में एक रिलीजन है और हम लोग जो हैं वो हिंदू से अलग हैं। तो ये झारखंड की एक ट्राइबल कम्युनिटी है जिनका कहना ये है कि सरना ना तो हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता है ना ही क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करता है। तो अभी बहुत ही सुंदर एक केस स्टडी आई है लीडिंग न्यूज़पेपर में जिसमें ये बताया जा रहा है कि सरनास को जो है, यानी कि जो सरना रिलीजन है, जो कहते हैं, जो ट्राइबल्स कहते हैं कि सरना अपने आप में एक रिलीजन है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ हों चाहे हिंदू एक्टिविस्ट्स हों, सब चाहते हैं कि ये या तो हिंदूज़ में मिल जाएं और क्रिश्चियंस चाहते हैं, मिशनरीज चाहते हैं कि ये क्रिश्चियंस में मिल जाएं। तो दीज ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड वर्शिप नेचर और व्हाट दे कॉल माँ सरना। तो उनका कहना ये है, इन ट्राइबल लोगों का कहना ये है कि जिस तरह से हिंदूज़ के अंदर आइडल वर्शिप होता है, यानी कि मूर्ति पूजन होता है, हम लोग मूर्ति पूजन नहीं करते हैं, हम नेचर की पूजा करते हैं जिसको हम माँ सरना कहते हैं। दे डू नॉट हैव एनी कॉन्सेप्ट ऑफ आइडल वर्शिप। देयर प्रैक्टिसेस फॉलो नेचुरल लॉज एंड आर नॉट codified ones that we see in other religions. The believers claim that Sarnism is not a part of Hinduism. तो जो बिलीवर्स हैं उनका कहना ये है कि सार्निज्म का मतलब जो है वो हिंदुज़म का पार्ट नहीं है, हम लोग हिंदुज़म के पार्ट नहीं हैं। द एरिया इन गुमला डिस्ट्रिक्ट, देखिए झारखंड का जो गुमला डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का ये हिस्सा है, इसको डोमिनेट करते हैं नागीसिया ट्राइब। उनको किसान भी कहा जाता है और एक नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर्स 1 मिलियन ईयर्स ओल्डर देन अर्लियर थॉट। तो जो ह्यूमन एंसेस्टर्स हैं, यानी कि ह्यूमंस के जो पूर्वज हैं, उनको अब तक हम जितना पुराना मानते थे वो उससे 10 लाख साल और पुराने हैं, यानी कि 1 मिलियन ईयर और ज़्यादा पुराने हैं। द फॉसिल्स ऑफ आर अर्लीस्ट एंसेस्टर्स फाउंड इन साउथ अफ्रीका आर अ मिलियन ईयर्स ओल्डर देन प्रीवियसली थॉट। यानी कि जितना पहले सोचा गया था, तो जो फॉसिल्स मिले हैं हमारे अर्लीस्ट एंसेस्टर्स के वो 1 मिलियन साल और पुराने हैं। मीनिंग दे वॉक्ड द अर्थ अराउंड द सेम टाइम एज देयर ईस्ट अफ्रीकन रिलेटिव्स लाइक द फेमस लूसी अकॉर्डिंग टू न्यू रिसर्च। तो स्टक फोंटेन करके केव है जो क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड मानी जाती है, यानी कि एक ह्यूमन काइंड का एक पालना माना जाता है उसको, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जोहानिसबर्ग में, यानी कि साउथ अफ्रीका में। तो कहा जाता है कि हैव यील्डेड मोर ऑस्ट्रेलोपैथिकस फॉसिल्स। तो ऑस्ट्रेलोपैथिकस फॉसिल्स मिलते हैं वहाँ पे दैट एनी अदर साइट इन द वर्ल्ड। तो दुनिया की और भी किसी साइट्स के मुकाबले सबसे ज़्यादा जो ऑस्ट्रेलोपैथिकस जो फॉसिल्स मिलते हैं वो यहीं से मिलते हैं। अबाउट 2.2 मिलियन ईयर्स अगो द होमो हैबिलिस, जो कि अर्लीस्ट स्पीशीज़ मानी जाती है होमोजीनस की, दैट इंक्लूड्स होमोसेपियंस, वॉज ऑलरेडी रोमिंग द रीजन। तो ये कहा जाता है कि 2.2 मिलियन साल पहले जो होमो हैबिलिस थे, जैसे कि इस टाइम के जो इंसान हैं उनको हम होमोसेपियंस बोलते हैं, और उस टाइम पे जो हुआ करते थे उनको होमो हैबिलिस कहा जाता था, यानी कि वो कुछ कुछ इंसान जैसे आज के इंसान जैसे दिखते थे, बिल्कुल ऐसे नहीं थे। द ऑलमोस्ट कंप्लीट स्केलेटन ऑफ एन एस्ट्रोलोपैथिकस नॉन एज लिटिल फुट वॉज 3.67 मिलियन ईयर्स ओल्ड। अब देखिए, जो होमो हैबिलिस थे, जो अर्लीस्ट स्पीशीज़ ऑफ होमोजीनस है, वो 2.2 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। लेकिन जो वहाँ पर एक ऑस्ट्रेलोपैथिकस का जो कंप्लीट आप कह सकते हैं कि इंसान जैसा स्केलेटन है जिसको लिटिल फुट कहा जा रहा है, ये 3.67 मिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो हम कह सकते हैं कि 2.2 मिलियन से 3.67 मिलियन, इसका मतलब 1 मिलियन साल और पुराने हैं। फॉर द लेटेस्ट स्टडी जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिसका नाम है कॉस्मोजेनिक न्यूक्लाइड डेटिंग, विच लुक्ड एट लेवल्स ऑफ रेयर आइसोटोप्स created when rocks containing quartz were hit by high speed particles that arrived from outer space। यानी कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ये पता लगाने के लिए। नेक्स्ट GS2 से सबसे पहले न्यूज़ आ रही है GST काउंसिल पे। तो बात की जा रही है कि GST काउंसिल क्या है
और ये किस तरह से काम करता है इससे समझने की कोशिश करते हैं। पॉलिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिसेंटली न्यूज़ में भी रही है जीएसटी काउंसिल, क्योंकि उन्होंने जीएसटी के रेट्स बढ़ाए हैं कुछ चीज़ों पे, तो जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल अपने आप में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 279A1 हेडेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अब देखिए जीएसटी जो है वो आर्टिकल 279A के तहत आती है, पहली बात तो ये, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसको जो हेड करते हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करती हैं, एंड हैज़ यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड द फाइनेंस मिनिस्टर्स और एनी अदर मिनिस्टर्स अपॉइंटेड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट्स। यानी कि इसके मेंबर्स कौन हैं? जो केंद्र के जो वित्त मंत्री होंगे वो तो उसके मेंबर होंगे ही, वो तो उसके हेड भी होंगे, साथ ही साथ हर राज्य से जो वित्त मंत्री होते हैं, यानी कि स्टेट के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं हर राज्य के, वो भी इसके मिनिस्टर्स होते हैं, या कोई दूसरा और कोई मिनिस्टर अगर अपॉइंट किया गया है जीएसटी के लिए तो उसको भी इसका मेंबर बनाया जाएगा। जो सेक्रेटेरिएट ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है, एंड यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी जो होंगे वो एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी बने जाएंगे जीएसटी काउंसिल के। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने ये कहा है द काउंसिल इज ओनली अ रिकमेंडरी बॉडी। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट की लास्ट मंथ की जो गाइडलाइन आई थी जून में, तो उन्होंने ये कहा था कि जो जीएसटी काउंसिल है ये सिर्फ रिकमेंडरी नेचर की है, यानी कि अगर ये कोई भी रिकमेंडेशन देती है, कोई भी सजेशन देती है, तो सरकार के ऊपर है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे या ना करे, एंड इट्स रिकमेंडेशंस आर नॉट बाइंडिंग ऑन सेंटर और स्टेट्स। और उसकी जो रिकमेंडेशंस हैं ये बाध्य नहीं है, यानी कि बाइंडिंग नहीं है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो। As per the Supreme Court, the Council's recommendations will have a persuasive value and that both Parliament and the state legislatures can equally legislate on the matters related to GST। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ये जो सिर्फ एक प्रेरक मूल्य के रूप में होंगी, यानी कि परसुएसिव वैल्यू के रूप में होगी, यानी कि आपको परस्यू करना होगा, यानी कि आपको एक प्रेरणा देगी ये, और स्टेट लेजिस्लेचर्स हों, यानी कि जो विधानमंडल हैं, विधानसभाएं हैं हर राज्य की, या केंद्र सरकार है, दोनों के पास हक है कि दोनों अलग अलग जीएसटी के ऊपर कानून बना सकती हैं। तो जीएसटी काउंसिल क्या करती है अगर हम देखें तो जो मेन टास्क है काउंसिल का वो तो ये है कि यूनियन के बीच में और स्टेट्स के बीच में जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जीएसटी से रिलेटेड उनको सॉल्व करना, जैसे कि जीएसटी द गुड्स एंड सर्विसेज दैट मे कम अंडर द बैनर ऑफ जीएसटी, यानी कौन कौन से सामान हैं, कौन कौन सी वस्तुएं और कौन कौन सी सेवाएं ऐसी हैं जो जीएसटी के अंदर हमें लेके आनी है। मॉडल जीएसटी लॉज बनाने हैं, वो प्रिंसिपल्स दैट गवर्न प्लेस ऑफ सप्लाई, की प्लेस ऑफ सप्लाई जो हमें डिटरमाइन करते हैं किसी सामान के लिए उसको डिटरमाइन करवाना है। थ्रेशोल्ड लिमिट्स की कितनी लिमिट होनी चाहिए। जीएसटी रेट्स इंक्लूडिंग दी फ्लोर रेट्स विद बैंड्स, फिर जीएसटी रेट्स कितने होंगे, फ्लोर रेट्स क्या होंगे, ये सब चीज़ बताना है। स्पेशल रेट्स फॉर रेजिंग एडिशनल रिसोर्सेज ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़, कुछ स्पेशल रेट्स देने हैं। मान लेते हैं कि आपको नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई भी कैलेमिटी आ गई है, उस टाइम पे कोई भी रेट देने हैं तो उसके लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ जीएसटी लिवाइड ऑन सप्लाईज इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, तो इंटर स्टेट ट्रेड करना है या कॉमर्स है अंडर आर्टिकल 269A, तो उसके लिए भी ये जो जीएसटी काउंसिल है वो काम करता है। मेकिंग स्पेशल प्रोविजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेट्स, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, यानी कि जो भी हिल स्टेट्स हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाने हैं, तो उसका काम भी जीएसटी काउंसिल करता है। तो फंक्शनिंग क्या है जीएसटी काउंसिल की देखें, द काउंसिल मस्ट हैव एटलीस्ट 50% मेंबर्स प्रेजेंट एंड टू बी एबल टू होल्ड अ मीटिंग एंड मेक रिकमेंडेशंस। तो अगर जीएसटी काउंसिल को कोई भी रिकमेंडेशन देनी है और मीटिंग बिठानी है तो कम से कम 50% की उसकी मेंबर्स बैठे होने चाहिए, यानी कि इसका जो कोरम है वो एटलीस्ट 50% मेंबर्स है, हाफ मेंबर्स, कि अगर हाफ मेंबर्स बैठेंगे तभी मीटिंग पॉसिबल होगी। द सजेशंस मेड बाय द काउंसिल नीड अ 3/4 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द मीटिंग्स, यानी कि जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं उसमें से 3/4 यानी कि 75% कह दें, या 3/4 मेंबर अगर हम कहें तो 3/4 मेंबर अगर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 3/4 मेंबर उस चीज़ को हाँ करते हैं, तभी वो चीज़ पास होगी और तभी वो चीज़ जीएसटी काउंसिल के थ्रू पास बनी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर वोट वैल्यू देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो वोट है उसको हम 1/3 कहेंगे टोटल वोट्स का, और जो स्टेट का शेयर होगा वो 2/3 होगा, यानी कि अगर एक वोट है, एक वोट में से केंद्र सरकार की वैल्यू 1/3 होगी और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी वैल्यू 2/3 होगी। या अगर आप 1 से एग्जाम्पल से ना समझ के 3 के एग्जाम्पल समझें कि अगर 3 वोट हैं तो 3 में से 1 वोट केंद्र सरकार का होगा और 2 वोट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। तो यानी कि स्टेट की से ज़्यादा है यहाँ पे, यानी कि अगर सभी स्टेट्स मिलके किसी चीज़ को हाँ करेंगे तभी वो हाँ हो पाएगी। अगर केंद्र सरकार चाहे तो वो अकेली अपने आप जीएसटी किसी भी चीज़ पे ना तो बढ़ा सकती है ना घटा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जीएसटी कभी भी बढ़ाना हो या घटाना हो तो राज्य सरकार इसके साथ साथ इक्वल जिम्मेदार है एज़ कंपैरिजन टू केंद्र सरकार के। सिर्फ ये कहना कि अगर कभी भी जीएसटी बढ़ता है तो केंद्र सरकार ने जीएसटी बढ़ाया है तो ये अपने आप में गलत है, क्योंकि जीएसटी अकेला
केंद्र सरकार नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि केंद्र सरकार के पास सिर्फ 1/3 वोट की वैल्यू है, जबकि हमें वोट चाहिए 3/4। Any act, decision or proceedings shall not be declared invalid on the basis of any remaining deficiency at the time of the establishment of the GST Council। यानी कि ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई मीटिंग होगी तो उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा कि इस वजह से कि काउंसिल में कोई वैकेंसी है, ऐसा नहीं है। हमें तो 50% से ऊपर मेंबर्स चाहिए, अगर वो बैठे हैं तो काम हो जाएगा। इफ़ देयर इज़ एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द काउंसिल, अगर कोई डिफेक्ट है अपॉइंटमेंट में, इफ देयर इज़ एनी प्रोसीजरल नॉन कंप्लायंस, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो उसकी मीटिंग है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट आता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने औरंगाबाद का नाम चेंज करके संभाजी नगर कर दिया गया है और उस्मानाबाद का नाम चेंज करके धाराशिव कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि महाराष्ट्र के अंदर 2 शहरों के नाम बदले हैं, उसको महाराष्ट्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से अर्ज किया है कि ट्राई कलर को, यानी कि झंडे को, भारत का जो तिरंगा है, झंडा है, उसको घरों पे फहराया जाए 13 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक। तो एज पार्ट ऑफ दी हर घर तिरंगा इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट, तो हर घर तिरंगा इनिशिएटिव जो है सरकार चला रही है इस बार कि 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में सभी घरों पे भारत का झंडा लहराना चाहिए। 22 जुलाई हैज़ ए स्पेशल रेलेवेंस इन आर हिस्ट्री। इट वाज ऑन दिस डे 1947 दैट आर नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 22 जुलाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत की हिस्ट्री में, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को ही जो झंडा था उसको अपनाया गया था, यानी कि जो नेशनल फ्लैग था भारत का उसको अपनाया गया था। नेक्स्ट आता है इलेक्शन एक्सपेंसेस के ऊपर बात की जा रही है कि जो इलेक्शन में खर्चा हो रहा है। देखिए अभी आजकल मॉनसून सेशन चल रहा है, तो जब मॉनसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, तो ये बात आ रही है कि हम जो इलेक्शन करते हैं अब उसमें केंद्र सरकार के इलेक्शन और राज्य सरकारों के इलेक्शन एक साथ हो जाने चाहिए। तो अभी ये बात की जा रही है कि खर्चा जो है कौन करता है इलेक्शन के टाइम पे, ये समझना ज़रूरी है। एंटायर एक्सपेंडिचर ऑन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द लोकसभा इज़ बोर्न बाय द सेंटर। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो सारा का सारा खर्चा सेंटर उठाती है। एंड द एक्सपेंडिचर ऑन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स इज़ बोर्न बाय द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। और जब किसी राज्य के अंदर जो चुनाव होते हैं उस टाइम पे उस राज्य के अंदर जो चुनाव होने का जो खर्चा उठाया जाता है वो राज्य की सरकार के द्वारा उठाया जाता है, व्हेन सच पोल्स आर हेल्ड इंडिपेंडेंटली। तो अभी ये कहा जा रहा है कि अगर मान लेते हैं अब जैसे अलग अलग इलेक्शन हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड के अंदर फरवरी में इलेक्शन हुए, तो जो उत्तराखंड में इलेक्शन हुए तो उसका सारा खर्चा जो है वो उत्तराखंड की सरकार ने उठाया, उत्तराखंड राज्य ने उठाया। और जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे भारत में, तो उस टाइम पे जो सारा खर्चा उठाया था वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया था। तो अगर ये कहा जा रहा है कि अगर मान लेते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के जो चुनाव हैं वो एक साथ हों, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो खर्चा होगा वो सेंटर और स्टेट्स में 50-50 बेसिस पे डिवाइड होगा, यानी कि किसी पे इकलौता बर्डन नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है एम्बलम अटॉप न्यू पार्लियामेंट वॉयलेट्स डिज़ाइन सेज प्ली इन सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में 2 लॉयर्स ने प्ली लगाई है, अर्जी लगाई है कि जो पार्लियामेंट के ऊपर नया एम्बलम लगाया गया है, जो डिज़ाइन है एम्बलम का, उसको वॉयलेट करता है। द पिटिशनर्स आर्ग्यूड दैट द न्यू ब्रॉन्ज कास्ट violated the description and design of the emblem in schedule of the State Emblem of India Act 2005। तो जो स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया एक्ट है, प्रोहिबिशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ 2005 का जो एक्ट है, उसके खिलाफ जाता है ये जो पार्लियामेंट के ऊपर लगाया गया है नया एम्बलम। द पिटिशन सेड द लॉयंस इन सारनाथ फ्रॉम विच द एम्बलम वाज अडॉप्टेड आर काम एंड कंपोज्ड। उनका कहना यह है कि सारनाथ पे से जो एम्बलम लिया गया है वो तो बहुत ज़्यादा काम और कंपोज्ड था और वो लॉर्ड बुद्ध की जो फिलॉसफीज थी उसको रिप्रेजेंट करता था, लेकिन सरकार के द्वारा जो अब नया लगाया गया है वो बहुत ज़्यादा फिरोशियस हैं, बहुत ज़्यादा डरावने हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है पूरी दुनिया के लिए, भारत के लिए भी, कि रशिया और यूक्रेन के बीच में एक ग्रेन डील एक्सपोर्ट साइन हो गई है कि ग्रेन को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी तक क्या हो रहा था कि यूक्रेन के अंदर जो गेहूं प्रोड्यूस हो रहा था, यूक्रेन जो है वो उसको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके जो एक्सपोर्ट करने के जो सेंटर्स थे वहाँ सब पे रशिया ने कब्जा कर लिया है। तो जब रशिया ने कब्जा कर लिया है तो रशिया वहाँ से किसी भी चीज़ को, किसी भी शिप को नहीं जाने दे रहा, तो इस वजह से वहाँ पे जो ग्रेन्स हैं वो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे। और अफ्रीका के कई देश या पूरी दुनिया में हम देख सकते हैं कि जो खाने के प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अब एक डील साइन हुई है जिसकी वजह से ग्रेन्स को एक्सपोर्ट करा जाएगा, आराम से उसका निर्यात होगा और कोई भी उस पर हमला नहीं करेगा। तो कीव एंड मॉस्को ऑन फ्राइडे पेंड अ लैंडमार्क एग्रीमेंट विद टर्की एंड द यूनाइटेड नेशंस ऑन फ्राइडे टू अनब्लॉक यूक्रेन्स ब्लैक सी ग्रेन एक्सपोर्ट्स आफ्टर रशियन ब्लॉकेड रेज्ड फियर्स ऑफ ग्लोबल फूड क्राइसिस। क्योंकि रशिया ने जो ब्लॉकेड लगा रखा था उसके वजह से यूक्रेन जो है ब्लैक सी से सामान नहीं भेज पा रहा था, खाने की जो वस्तुएं हैं उनको नहीं भेज पा रहा था। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस फर्स्ट लाइन से हमको ये समझ में आता है कि कीव यानी कि यूक्रेन और मॉस्को यानी कि रशिया, उन्होंने जो एग्रीमेंट साइन किया है वो टर्की के साथ किया है और यूनाइटेड नेशंस के साथ किया है।
यहाँ पे टर्की को क्यों किया है? यूनाइटेड नेशंस तो समझ सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस एक इंटरनेशनल बॉडी है, उसको कर सकते हैं, लेकिन टर्की को इसलिए किया गया है, अगर कोई सवाल पूछे कि टर्की को क्यों किया गया है, क्योंकि टर्की के इस्तांबुल पे जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है वहीं से पास होते हैं सभी शिप्स, क्योंकि ब्लैक सी से मेन मेडिटेरेनियन सी या पूरी दुनिया से कनेक्ट करने के लिए जो रास्ता है वो टर्की के इस्तांबुल से होकर जाता है, जहाँ पे बॉस्फोरस स्ट्रेट है। तो इसलिए टर्की का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और टर्की ने ही इस एग्रीमेंट में हेल्प की है दोनों देशों की। अब यहाँ पे एग्रीमेंट्स हुआ किस तरह से, आप ये देखिए कि रशिया और यूक्रेन ने आपस में डील नहीं करी है, कि डायरेक्टली रशिया यूक्रेन ने आपस में डॉक्यूमेंट साझा नहीं किए हैं। यूक्रेन ने जो साइन किया है एग्रीमेंट वो टर्की के साथ किया है और यूनाइटेड नेशंस के साथ किया है। इसी प्रकार से रशिया ने भी टर्की के साथ किया है और यूनाइटेड नेशंस के साथ किया है, यानी कि दोनों देशों ने आपस में समझौता ना करके, आपस में डील साइन ना करके टर्की और यूनाइटेड नेशंस के साथ डील साइन की है कि हम दोनों कोऑपरेट करेंगे। यानी कि ये दो उन भाइयों की तरह हो रहे हैं कि जो दोनों आपस में लड़ रहे हैं और दोनों आपस में बात नहीं कर रहे हैं, और अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं कि मैं आपसे बात करूँगा, मैं आपसे बात करूँगा, लेकिन दोनों भाई आपस में बात नहीं कर रहे हैं। तो इन द फर्स्ट मेजर डील आफ्टर नियरली 5 months ऑफ फाइटिंग, रशिया एंड यूक्रेनियन डेलीगेशंस साइन इंडिविजुअल एग्रीमेंट्स विद अंकारा एंड यूनाइटेड नेशंस। तो इंडिविजुअल एग्रीमेंट साइन किए गए हैं अंकारा के साथ, यानी कि टर्की के साथ, और यूनाइटेड नेशंस के साथ, इन द वेक ऑफ सेवरल राउंड्स ऑफ लेबोरियस नेगोशिएशंस। द डील एग्रीड थ्रू यूएन एंड टर्किश मेडिएशन एस्टेब्लिशेस सेफ कॉरिडोर्स अलॉन्ग विद यूक्रेनियन शिप्स। तो जो टर्किश मेडिएशन हुई है यहाँ पे, टर्की ने हेल्प करी है, और ये कहा जा रहा है कि सेफ़ कॉरिडोर्स बनाने चाहिए यहाँ पे, कि सेफ़ कॉरिडोर्स हो जाएंगे, यानी कि जो शिप्स हैं वो आसानी से जा सकते हैं, उन पे कोई भी अटैक नहीं करेगा। विद यूक्रेनियन शिप्स कैन कम इन एंड आउट ऑफ 3 डेजिग्नेटेड ब्लैक सी पोर्ट्स इन एंड अराउंड ओडेसा। तो जो ओडेसा है, जो जगह है यूक्रेन की, कि उसके आसपास से ब्लैक सी के पोर्ट से शिप्स जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, और वो सेफली आ जा पाएंगे, उन पर कोई भी अटैक नहीं करेगा। एंड बोथ साइड्स ऑल्सो प्लेस्ड नॉट टू अटैक शिप्स ऑन द वे इन और आउट। और दोनों साइड्स ने ये भी प्रॉमिस किया है कि वो शिप्स पर अटैक नहीं करेंगे। यूक्रेन साइन एन एग्रीमेंट विद टर्की एंड द यूनाइटेड नेशंस एंड अंडरटेक ऑब्लिगेशंस टू देम। अब देखिए यूक्रेन ने साइन किसके साथ किया है? टर्की के साथ, यूनाइटेड नेशंस के साथ, और उनके साथ ही ऑब्लिगेशन कहा है, यानी कि दायित्वों का पालन करने के लिए कहा है। इसी प्रकार से रशिया ने भी मिरर एग्रीमेंट साइन किया है टर्की और यूनाइटेड नेशंस के साथ, यानी कि टर्की और रशिया ने आपस में एग्रीमेंट साइन नहीं किए। दोनों ने जो साइन किए हैं एग्रीमेंट वो किसके साथ किए हैं? यूक्रेन के साथ, और नॉट यूक्रेन, टर्की के साथ और यूनाइटेड नेशंस के साथ। नेक्स्ट आता है WHO के द्वारा मंकी पॉक्स जो बीमारी फैल रही है, अभी कुछ पहले ब्रिटेन में फैल रही थी और अब भारत में भी 2 या 3 केस आ गए हैं इसके, तो उसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो है नाम में पैंडेमिक से बस एक नीचे की पोस्ट है, कि अगर पैंडेमिक से जस्ट एक पहले, जैसे कोरोना वायरस को पैंडेमिक डिक्लेयर किया था, इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो WHO हैज़ डिक्लेयर्ड द ग्लोबल मंकी पॉक्स आउटब्रेक अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, जो कि सिर्फ एक स्टेप बिलो है पैंडेमिक से। मंकी पॉक्स आउटब्रेक जो हुआ है, जिससे 14,500 लोग अफेक्ट हो चुके हैं अब तक 72 देशों में, और भारत में भी इसके 3 केस आ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, एक जो PHEIC रिप्रेजेंट करता है क्या? एक एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट, की एक एक्स्ट्रॉर्डनरी इवेंट है जिसमें एक पब्लिक हेल्थ रिस्क है टू अदर स्टेट्स थ्रू इंटरनेशनल स्प्रेड। तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जो कंसर्न है, इसकी वजह से क्या होगा कि जो इंटरनेशनल स्प्रेडिंग है बीमारी की, कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो स्प्रेडिंग हो रही है बीमारी की, उसके लिए ये जो एडवाइजरी है ये जारी करता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, अगर इसको डिक्लेयर कर दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है लॉ एंड प्रेसिडेंट ऑन क्लबिंग ऑफ केसेस। अब देखिए नुपुर शर्मा जो कि बीजेपी लेजिस्लेटर थी, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी, नॉट लेजिस्लेटर, स्पोक्स पर्सन थी, उन्होंने कुछ गलत कमेंट्स किए, तो उन कमेंट्स से रिलेटेड कई सारे केसेस दर्ज हुए हैं अलग अलग जगहों पर। तो जो मिस नुपुर शर्मा थी, उन्होंने ये एक अर्जी दी सुप्रीम कोर्ट में कि जो पूरे भारतवर्ष में उनके खिलाफ अलग अलग जगहों पे जो केस आए हैं, तो वो सभी केसों में सुनवाई कैसे कर पाएंगी, तो उनके सभी केसेस को क्लब कर दिया जाए और एक साथ इकट्ठा करके उनको एक ही जगह पे सुना जाए। तो अब ये कहा जा रहा है कि किस केस में एक पर्सन के खिलाफ जो अलग अलग केसेस हैं, जो अलग अलग जगहों पे फाइल हुए हैं, उनको किस तरह से क्लब किया जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं अ पर्सन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूटेड मोर देन वंस फॉर द सेम ऑफेंस। यानी कि हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि, और कानून की किताबों में भी ये लिखा गया है कि एक ऑफेंस के लिए, यानी कि एक गलती के लिए आपको एक से ज़्यादा बार सज़ा नहीं मिल सकती। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ये भी कहता है कि दैट गारंटीज राइट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, यानी कि आपको डबल जियोपार्डी भी नहीं हो सकती, यानी कि दोहरा खतरा नहीं होगा। हम ये कह सकते हैं कि डबल जियोपार्डी का मतलब ये है कि एक सज़ा के लिए, यानी कि एक गलती के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती आपको।
मल्टीपल FIRs ऑन द सेम इंसिडेंट वुड वर्चुअली मीन मल्टीपल ट्रायल्स। अगर मान लेते हैं एक पर्सन के खिलाफ मल्टीपल FIR हो गई हैं, कभी किसी जगह पे कभी किसी जगह पे, इसका मतलब ये है कि उसको हर जगह पे कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, यानी कि मल्टीपल ट्रायल होगा। मल्टीपल ट्रायल होगा, अगर वो कन्विक्ट होता है, उसको सज़ा मिलती है तो मल्टीपल सज़ा मिलेगी, यानी कि ऑफेंस एक है और सज़ा उसको कई बार मिल रही है, अलग अलग जगह से मिल रही है, तो ये अपने आप में गलत है। अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट इन सच सिचुएशंस इज अ प्रोसीजरल सेफगार्ड अगेंस्ट एक्सेसिव लिटिगेशन। यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचना अपने आप में ये एक प्रोसीजरल सेफगार्ड है, यानी कि एक प्रोसीजर है जिससे कि आप अपने आप को बचा सकते हैं एक्सेसिव लिटिगेशन से, कि बहुत ज़्यादा जो आपके खिलाफ याचिकाएं आ रही हैं। TT एंथनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस हुआ था 2001 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दैट देयर कैन नॉट बी अ सेकंड FIR ऑन द सेम इशू, कि पूरे भारतवर्ष में एक इशू के ऊपर दूसरी FIR पे नहीं हो सकती। अगर एक ही क्राइम है तो एक क्राइम पे एक ही FIR होगी, पूरे देश में 2 FIR नहीं होंगी। देयर कैन बी नो सेकेंड FIR एंड कॉन्सिक्वेंटली देयर कैन बी नो फ्रेश इन्वेस्टिगेशन ऑन रिसीट ऑफ एवरी सब्सिक्वेंट इन्फॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। अगर कोई ऑफेंस है और वो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है तो उसमें कोई भी दूसरी FIR नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि दूसरी FIR होगी दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। अगर एक बार केस हो गया है तो अगर एक बार FIR हो गई है तो उसी के थ्रू उसी में चीज़ें ऐड होती रहेंगी, दूसरी FIR उस पर नहीं होगी। ऑन रिसीट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस और एन इंसिडेंट गिविंग राइज to a cognizable offence or offences and on entering the FIR in the station house diary, the officer in charge of a police station has to investigate not merely the cognizable offence reported in the FIR but also other connected offences। जब ये कहा जा रहा है कि अगर एक बार FIR दर्ज हो जाती है किसी पुलिस स्टेशन में तो जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वहाँ पे वो उनको सिर्फ यही इन्वेस्टिगेट नहीं करना है कि जो FIR में कहा गया है, बल्कि उससे और जुड़े हुए जो और तथ्य हैं और ऑफेंसेस हैं उनको डिटरमाइन करना है, उनके ऊपर भी एडजुडिकेशन करना है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेसिडेंट भी दिया गया कि 2020 में अर्नब गोस्वामी जो एक जर्नलिस्ट थे, तो जर्नलिस्ट हैं यानी कि हम कह सकते हैं कि उनके खिलाफ भी कई सारे केस दर्ज हुए थे, कभी महाराष्ट्र में हुए थे, कभी अलग अलग जगह पे हुए थे। तो 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस हुआ था उसमें एक्सपेंड कर दिया था इस रूलिंग को एंड सेड दैट सिमिलर FIRs इन डिफरेंट जुरिसडिक्शंस ऑल्सो वायलेट फंडामेंटल राइट्स। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप एक ही इशू पे FIR अलग अलग जगह पे करते हैं, अलग अलग ज्यूरिसडिक्शंस में करते हैं, तो इसके वजह से जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनका भी वायलेशन होता है। द कोर्ट सेड दैट इन सच अ सिचुएशन द पिटिशनर कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट टू क्लब द प्रोसीडिंग्स। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे केस में जो पिटिशनर है वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकता है, ये कहते हुए कि जो अलग अलग देश के अंदर पूरे देश भर में जो अलग अलग पिटिशन्स हुई हैं उनको आप एक साथ क्लब कर दो और आप ही सुनवाई कर लो, अलग अलग जगह सुनवाई ना करनी पड़े। नेक्स्ट जो नई बीमारी आ रही है वो आ रही है, हेल्थ से रिलेटेड जो इशू आ रहा है वो आ रहा है एंथ्रेक्स के ऊपर। तो केरला के अंदर नया एंथ्रेक्स आउटब्रेक भी हुआ है। और देखिए अगर आप इसको पढ़ेंगे और कभी आप न्यूज़ फॉलो करते रहेंगे तो आपके अंदर एक ये सवाल उठेगा कि जब भी कोई नई बीमारी होती है या जब भी किसी बीमारी का आउटब्रेक समझ में आता है, सुनने में आता है, तो जो न्यूज़ आती है और जो राज्य सबसे ऊपर आता है वो केरला ही आता है। चाहे हम कोरोना वायरस पेंडेमिक देखें, कोरोना वायरस जो भारत में फैलना शुरू हुआ वो केरला से शुरू हुआ। उसके बाद मंकी पॉक्स की हम बात करें तो वो केरला से हो रहा है। उसके बाद इबोला आउटब्रेक देखें वो केरला से हो रहा है, और एंथ्रेक्स देखें अब वो भी केरला से हो रहा है। यानी कि सारी बीमारियाँ जो हैं वो केरला से ही क्यों होती हैं, इसका क्या रीज़न हो सकता है ये आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएंगे। तो एंथ्रेक्स क्या है पहले देखते हैं। तो एंथ्रेक्स अपना में एक बैक्टीरियल डिजीज़ है ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों को होती है, इंसानों को नहीं होती। इंसानों को बाद में लग सकती है जानवरों से। बेसिकली जो बीमारी है ये जानवरों की बीमारी है, कॉज्ड बाय द स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया बैसिलस एंथ्रासिस। तो बैसिलस एंथ्रासिस की वजह से एक बीमारी होती है। इट अकर्स नेचुरली इन सॉयल एंड कॉमनली अफेक्ट्स डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स अराउंड द वर्ल्ड। तो दुनिया भर के जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनको बीमारी हो सकती है, मिट्टी के द्वारा ये होती है। ज़्यादातर ये बीमारी जो होती है ये हर्बीवोर एनिमल्स को होती है, यानी कि जो शाकाहारी जानवर हैं उनको होती है। पीपल कैन गेट सिक विद एंथ्रेक्स इफ़ दे कम इन कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड एनिमल्स। तो लोगों को भी बीमारी लग सकती है अगर वो इन्फेक्टेड एनिमल्स, यानी कि जो एनिमल्स इससे संक्रमित हो चुके हैं उनके नज़दीक आते हैं, तो उससे इंसानों को भी हो सकती है। और कंटामिनेटेड एनिमल प्रोडक्ट्स, और मान लेते अगर कोई आप एनिमल प्रोडक्ट्स जो कंटामिनेटेड हैं इस बैक्टीरिया से उसको खा पी लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने दूध पी लिया किसी गाय का या किसी भैंस का और वो इनकेस किसी एनिमल का और वो इनकेस एंथ्रेक्स बीमारी से पीड़ित था तो आपको भी हो सकता है। या कोई पर्सन जो नॉन वेजिटेरियन है अगर उसने जो मीट है वो खाया किसी भी ऐसे जानवर का जिसको एंथ्रेक्स था तो उस पर्सन को भी एंथ्रेक्स हो सकता है। इट कैन कॉज सीवियर इलनेस इन बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। इट इज़ नॉट कंटेजियस। इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंटेजियस नहीं है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता इतना ईजिली।
हाउ डू एनिमल्स गेट इन्फेक्टेड विद एंथ्रेक्स अगर देखें तो डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स कैन बिकम इन्फेक्टेड आफ्टर ब्रीथिंग इन और इंजेस्टिंग स्पोर्स इन कंटामिनेटेड सोइल। अगर स्पोर्स हैं इस बैक्टीरिया के मिट्टी में, प्लांट्स में, पानी में, अगर किसी जानवर के अंदर ही चले जाते हैं तो उसकी वजह से उनको बीमारी हो सकती है। एनिमल्स कैन इंक्लूड, अब कौन कौन से हैं देखिए, कैटल है, शीप है, गोट, हॉर्स, एंटीलोप, एंटीलोप मतलब हिरण, डियर, एंड एज वी हैव सीन इन केरला इवन वाइल्ड बोर। तो केरला के अंदर वाइल्ड बोर के अंदर ही पाया गया एंथ्रेक्स। तो यानी कि ये सभी जानवर वेजिटेरियन हैं, हर्बीवोर एनिमल्स हैं जिनके अंदर बीमारी पाई जा रही है। एंथ्रेक्स प्राइमरीली अफेक्ट्स हर्बीवोर्स एनिमल्स। अब देखिए जो एंथ्रेक्स है ज़्यादातर ये हर्बीवोर एनिमल को इफेक्ट करती है। ओमनीवोर की अगर बात करें जैसे कि इंसान है, और कार्निवोर की बात करें, इट कैन स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड मीट, बोन मील्स या दूसरी जो खाने हम उनको खिलाते हैं। वाइल्ड एनिमल्स कैन गेट द डिजीज़ बाय फीडिंग ऑन एंथ्रेक्स इन्फेक्टेड कार्कासेस। और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनको कैसी बीमारी लग सकती है, ये एंथ्रेक्स इन्फेक्टेड कार्कास। अब कार्कास क्या होता है कि जो भी मृत जानवर का जो शरीर होता है उसको हम कैरकस बोलते हैं। तो उसके ऊपर अगर कोई भी जानवर फीड करता है मरे हुए जानवर के ऊपर, और अगर जो मरा हुआ जानवर था उसके ऊपर अगर एंथ्रेक्स आया हुआ है तो दूसरा जो दूसरा जानवर उसको खा रहा है उसमें भी एंथ्रेक्स आ सकता है। तो एंथ्रेक्स कहाँ मिलता है अगर हम देखें तो एंथ्रेक्स इज़ फाउंड इन दी एग्रीकल्चरल रीजन्स। जो एग्रीकल्चरल रीजन्स हैं सेंट्रल और साउथ वेस्टर्न एशिया के, सेंट्रल और साउथ अमेरिका के, सदर्न और ईस्टर्न यूरोप के, सब सहारन अफ्रीका और कैरिबियन देशों में ये मिलता है। भारत में भी इसको साउथ इंडिया में आप इजीली पा सकते हैं, बट इज़ लेस फ्रीक्वेंट टू एब्सेंट इन द नॉर्थर्न इंडियन स्टेट्स। तो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में ज़्यादातर नहीं मिलता, जबकि साउथ ईस्टर्न स्टेट्स में ही ये मिलता है, साउथ सदर्न स्टेट्स में भारत के। एंथ्रेक्स केसेज हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम, अभी कहाँ कहाँ से मिला है देखिए, आंध्र प्रदेश से मिला है, जम्मू से मिला है, तमिलनाडु से, उड़ीसा से और कर्नाटका से। तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं इसमें वो देखें तो देयर इज़ अ वैक्सीन लाइसेंस्ड टू प्रिवेंट एंथ्रेक्स बट इज रिकमेंडेड फॉर रूटीन यूज इन सर्टेन ग्रुप ऑफ एट रिस्क एडल्ट्स। अब देखिए एक वैक्सीन तो इसके लिए लाइसेंस की गई है, लेकिन इसको जो यूज़ के लिए कहा गया है ये उनके लिए कहा गया है वो एडल्ट्स के लिए जो कि रिस्क से हैं, यानी कि जो रिस्क पे हैं इस बीमारी के लगने के लिए। कौन इस बीमारी के रिस्क पे हो सकता है? वो पर्सन जो एनिमल्स में डील करते हों, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिस करते हों, यानी कि जिनके यहाँ डेयरी हो, तो वे लोग जो होंगे या जानवरों से जो डील करते हैं, हर्बीवोर जानवरों से जो डील करते हैं, उनको ही बीमारी लग सकती है। तो उन पर्सनस के लिए कहा गया है कि एंथ्रेक्स की जो वैक्सीन है वो लगाई जानी चाहिए। फॉर पीपल हु हैव बीन एक्सपोज टू एंथ्रेक्स बट डू नॉट येट हैव सिम्टम्स सर्टेन एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज टू प्रिवेंट द इलनेस। यानी कि जिनको एंथ्रेक्स से वो एक्सपोज तो हो गए हैं लेकिन सिम्टम नहीं दिखे हैं, तो उनको भी कुछ एंटीबायोटिक दी जा सकती है, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है तो एंटीबायोटिक से काम हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि एंथ्रेक्स को डेडली क्यों कहा जाता है, कि मतलब ये इतनी खतरनाक बीमारी क्यों है कि ये पर्सन्स की जान ले लेती है। तो एंथ्रेक्स कैन बी यूज्ड एज अ वेपन ऑफ बायोटेरर। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कभी भी बायोलॉजिकल वेपन से हमला करने की बात की जाती है तो एंथ्रेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन केस ऑफ अ बायोटेररिस्ट अटैक बैसिलस एंथ्रासिस द बैक्टीरिया दैट कॉजेज एंथ्रेक्स वुड बी वन ऑफ द बायोलॉजिकल एजेंट्स मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड। बायोलॉजिकल एजेंट्स वो जर्म्स होते हैं जो लोगों को मार सकते हैं, बीमार कर सकते हैं, लाइफ स्टॉक को यानी कि जो मवेशी हैं उनको मार सकते हैं, क्रॉप्स को ख़त्म कर सकते हैं। एंथ्रेक्स हैज़ बीन यूज्ड एज अ वेपन अराउंड द वर्ल्ड फॉर नियरली अ सेंचुरी। तो 100 सालों तक एंथ्रेक्स को इस्तेमाल किया गया है। 2001 में पाउडर्ड एंथ्रेक्स स्पोर्स को जानबूझकर लेटर्स में डाला गया था, यानी कि यूएस पोस्टल सिस्टम के द्वारा। देखिए यूएस में जो पोस्टल सिस्टम है तो उसके ऊपर ये पाउडर लगा दिया गया, जिसकी वजह से जब भी लोगों ने इसको हाथ से पकड़ा अपने इन पोस्ट्स को, तो उनके हाथों से ये स्पोर्ट्स उनके हाथ में आए और इस वजह से उनको बीमारी लग गई। तो 22 पीपल इंक्लूडिंग 12 मेल हैंडलर्स गॉट एंथ्रेक्स एंड 5 ऑफ दीज 22 पीपल डाइड। तो 22 लोगों में से 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है यूएस के अंदर। अप्रैल और मई 1979 में एक अनयूजुअल एंथ्रेक्स एपिडेमिक भी हुआ यूएसआर में, जिसकी वजह से 60 डेथ्स हुई। तो सोवियत ऑफिशियल्स का कहना यह था कि उन्होंने कंटामिनेटेड मीट खाया, इस वजह से मरे, जबकि यूएस ऑफिशियल्स का कहना यह था कि वहाँ पे एक मिलिट्री माइक्रोबायोलॉजी फैसिलिटी थी, यानी कि जिस तरह से चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कोरोना वायरस पेंडेमिक का, कि वहाँ पे वुहान में एक लैब थी और वहाँ पे लैब से ये निकला है वायरस, उसी प्रकार से यूएस ने ये इल्ज़ाम लगाया रशिया पे कि वहाँ पे जो उनकी आर्मी की एक फैसिलिटी थी जहाँ पे वो इस पर रिसर्च कर रहे थे, वहाँ से ये रिलीज़ हो गया था, जहाँ से जिससे कि 60 लोगों की डेथ हुई यूएस के अंदर, यूएसएसआर के अंदर, यानी कि सोवियत रशिया के अंदर। नेक्स्ट GS3 से न्यूज़ आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में एक, उसमें ये कहा जा रहा है कि डिस्पाइट प्रेशर्स द रुपीज़ रिमार्केबल रिजिलियंस। अब देखिए अगर रुपये की वैल्यू देखें तो लगातार रुपये की वैल्यू गिरती जा रही है, लेकिन राइटर का कहना यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रुपये की वैल्यू गिरती जा रही है, रुपये की वैल्यू के साथ साथ पूरे दुनिया भर में जो अलग अलग करेंसीज़ हैं सबकी वैल्यू गिरती जा रही है।
तो इतना प्रेशर है और उसके बावजूद भी रुपया इतनी तेज़ी से नहीं गिरा है, अभी 80 पे ही पहुंचा है और ज़्यादा नहीं गिरा है। इसका मतलब ये है कि रुपये के अंदर कुछ भी मजबूती है, देश जो है वो मजबूत है, उनका कहना ये है। द इंडियन रुपी हैज़ डिप्रीशिएटेड बाय अराउंड 7% अगेंस्ट द US डॉलर सिंस द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो जब साल शुरू हुआ और अब तक देखें, जुलाई तक देखें, तो 7% की वैल्यू घट गई है US डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपी की, इन रिस्पॉन्स टू वेरियस डोमेस्टिक एंड ग्लोबल फैक्टर्स। अब डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं इससे रिलेटेड, और ग्लोबल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो पूरे विश्व में जो परिस्थितियाँ चल रही हैं। स्पेसिफिकली अ वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, परसिस्टेंट रिस्क ऑफ सेंटिमेंट एज अ रिजल्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल इंटेंशंस, और स्ट्रेंथनिंग डॉलर इंडेक्स। अब देखिए रीजंस क्या हैं, एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है हमारा, देखिए हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। फिर रिस्क ऑफ सेंटीमेंट है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही हैं, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इसकी वजह से दिक्कतें हैं। आज स्ट्रेंथनिंग डॉलर इंडेक्स, जो डॉलर इंडेक्स है वो बढ़ रहा है, और कॉन्टीन्यूस सेल ऑफ हो रहा है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के द्वारा, कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो भारत की जो सिक्योरिटीज़ हैं, भारत के जो शेयर मार्केट्स में, बॉन्ड्स में जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उसको वो लगातार बेच के जा रहे हैं। तो इसके वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से रुपये पे प्रेशर पड़ा है। द डॉलर हैज़ स्ट्रेंथेंड अगेंस्ट ऑल करेंसी। अब देखिए डॉलर जो स्ट्रेंथन हुआ है वो सभी के सभी करेंसीज पे हुआ है, ऐसा नहीं है सिर्फ रुपये के अगेंस्ट में हुआ है। डेवलप्ड और इमर्जिंग, अब चाहे कोई भी करेंसी डेवलप्ड हो, इमर्जिंग करेंसी हो, सभी के खिलाफ डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन हुआ है, मजबूत हुआ है। द रन अवे इन्फ्लेशन लेवल सिंस लास्ट ईयर विच हैव सीन CPI इन्फ्लेशन द US रीचिंग अ मल्टी डेकेड हाई ऑफ 9.1% इन जून। तो US फेडरल रिजर्व, देखिए जून 2022 में USA के अंदर जो इन्फ्लेशन था वो बढ़कर 9.1% हो गया, जिसके वजह से वहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर चेंज लाने की कोशिश की गई US फेडरल रिजर्व के द्वारा। तो RBI हैज़ स्टेप्ड इन टू अरेस्ट अ लार्ज डिप्रीसिएशन इन द करेंसी। अब देखिए जब US फेडरल रिजर्व ने स्टेप्स लिए जिसकी वजह से उनकी करेंसी मजबूत हो रही है, तो उसके बाद RBI ने भी स्टेप लिए जिससे कि जो करेंसी में, भारत के रुपए में जो डिप्रीसिएशन आ रहा है, वैल्यू में कमी आ रही है, उसको अरेस्ट किया जाए, उसको रोका जाए विद इंटरवेंशंस इन द स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट। अब देखिए स्पॉट मार्केट क्या होता है और फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक स्पॉट मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे हम करेंसीज़ को इमीडिएट डिलीवरी के लिए ट्रांजैक्ट करते हैं कैश के लिए, कि हमने इमीडिएट डिलीवरी, हमें कुछ देनी है, रुपये हमने दी, हमने उसमें कैश ले लिया। एक फॉरवर्ड मार्केट ऐसा होता है कि अगर मुझे कहीं पे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में इन्वेस्टमेंट करना हो, कहीं पे फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो, तो वहाँ पे हम उसको फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं। कॉन्सिक्वेंटली इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कम हुआ है, कि भारत में जिस तरह से रुपये को मजबूत करने के लिए जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, उसमें से 55 बिलियन डॉलर्स को जो है वो मार्केट में निकाला गया है, जिससे कि अगर मार्केट में डॉलर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली डॉलर की क्वालिटी या डॉलर की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। एलिवेटेड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस, अब देखिए ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस अगर हम देखें, कच्चे तेल की कीमतें देखें, पूरे विश्व भर में बढ़ी हुई हैं। इसके वजह से भी भारत का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो बढ़ा है, यानी कि भारत को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, भारत से बहुत सारा पैसा बाहर जा रहा है। इन टर्न वाइडनिंग द ट्रेड डेफिसिट, तो भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ रहा है इस वजह से, दस इंक्रीजिंग द डिमांड फॉर US डॉलर्स एंड अफेक्टिंग फॉरेक्स रिजर्व्स फर्दर। इवन एज द रुपी हैज़ फॉलन शार्पली अगेंस्ट द डॉलर, डेप्रीसिएशन हैज़ बिन रिलेटिवली लोअर। अब देखिए ये कहना है राइटर का, रुपी घटा तो है, गिरा तो है डॉलर के मुकाबले, लेकिन ये इतनी तेज़ी से नहीं गिरा है, फिर भी रुपये की जो वैल्यू है वो लगभग स्थिर है, ये कहा जा रहा है। अगर हम ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 के हुए उस टाइम से कंपेयर करें तो 2007 से 2009 के बीच में 20% भारत की रुपए की वैल्यू गिरी थी, और फिर एक 2013 का टेपर टेंट्रम हुआ था। अब देखिए टेपर टेंट्रम का क्या मतलब है, टेपर का अगर हम मतलब देखें, टेपर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कम करना। अगर मान लेते हैं मार्केट में किसी चीज़ की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है और मैं उसको मार्केट में कम करने लगता हूँ, तो उसका नाम होगा कि मैं उसको टेपर कर रहा हूँ। तो 2013 में यही हुआ था कि 2013 में यूनाइटेड स्टेट्स की जो करेंसी है डॉलर, उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। जब उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी तो उसको कम करने के लिए वहाँ पे जो स्टेप्स लिए गए USA के द्वारा, US फेडरल रिजर्व के द्वारा, उसको टेपर कहा गया। अब टेंट्रम इसलिए यहाँ पे ऐड हुआ क्योंकि उस टाइम पे जो लोग थे, लोगों को ये एकदम शॉकिंग न्यूज़ लगी, एकदम उनको शॉक लगा कि ये क्या कर रहे हैं और किस तरह से जो डॉलर है, डॉलर की क्वांटिटी को कम किया जा रहा है, और किस तरह से डॉलर की क्वांटिटी को कम किया जा रहा है। तो लोगों को जो शॉक लगा, जो झटका लगा, उसके वजह से, इसी वजह से इसको 2013 का टेपर टेंट्रम कहा जाता है। और इस टाइम पे जो भारत के रुपए की जो वैल्यू गिरी थी वो करीब 11% गिर गई थी। RBI अनाउंसड अ स्लीव ऑफ मेजर्स रिसेंटली। अब RBI ने कुछ तरीके अपनाए हैं जिससे कि फॉरेन इन्फ्लोज को हमारे देश के अंदर अट्रैक्टिव बनाया जा सके, उनको भारत में बुलाया जा सके।
मेजर्स जैसे कि प्रोमोटिंग ट्रेड सेटलमेंट्स जो होगा इंडिया के बीच में दूसरे देशों के बीच में, वो रुपए में होगा। हम डॉलर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, डॉलर में ट्रांजैक्ट नहीं करेंगे, हम भारतीय रुपये में ट्रांजैक्ट करेंगे। ऑफरिंग हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑन फॉरेन, जो फ्रेश फॉरेन करेंसी है उसमें हम इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा देंगे, ठीक है। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स देंगे। वाइडनिंग ऑफ इन्वेस्टिबल यूनिवर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट डेप्ट, उसके बाद फिर रिलैक्सेशन दे दिया इंटरेस्ट रेट पे और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग लोन्स पे। तो इन सब चीज़ों के साथ काम किया है आरबीआई ने, जिसके वजह से भारत में रुपए को जो इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि रुपए को मजबूत बनाया जा सके। नेक्स्ट आता है अक्षा एयर टू लॉन्च फ्लाइट्स फ्रॉम 7 अगस्त। तो 7 अगस्त से भारत की एक नई एयरलाइन है, सबसे ज़्यादा नई एयरलाइन है आकाश एयर हम कहें तो। आकाश एयर इंडियाज़ न्यूएस्ट एयरलाइन विल लॉन्च फ्लाइट्स फ्रॉम 7 अगस्त। तो 7 अगस्त से आकाश एयर जो है वो नई जो एयरलाइन है उसको लॉन्च करने जा रहा है। 28 वीकली फ़्लाइट्स लॉन्च करेगा शुरू में, जो कि अहमदाबाद, बेंगलोर, मुंबई और कोची को कनेक्ट करेगी। उसके बाद डीजीसीए की नई एक गाइडलाइन आई है, इसके हिसाब से उनका कहना यह है कि डिसेबिलिटी जो है कोई रीज़न नहीं है कि आप किसी पर्सन को प्लेन में चढ़ने से रोक दें। देखा गया था अभी मई जून के महीने में इंडिगो के साथ एक केस हुआ था कि एक पैसेंजर थे जो कि थोड़े से हैंडीकैप्ड आप कह सकते हैं या मेंटली डिस्टर्ब कह सकते हैं कि वो थे, और उसके वजह से इंडिगो ने मना कर दिया था कि इस पर्सन को हम बोर्ड करने नहीं देंगे फ़्लाइट में। हालांकि उनके अटेंडेंट थे, लेकिन उस पैसेंजर को मना कर दिया था इंडिगो ने कि हम इनको बोर्ड करने नहीं देंगे प्लेन के अंदर, इसके क्योंकि इससे फ्लाइंग में दिक्कत हो सकती है, फ्लाइंग के अंदर कुछ भी खतरा हो सकता है। तो डीजीसीए ने इस पर जब डीजीसीए के सामने ये कंप्लेन गई तो डीजीसीए ने ये इसके ऊपर ऑर्डर्स दिए हैं, आदेश दिए हैं कि ऐसी कोई भी रूल नहीं है कि आप किसी पर्सन को चढ़ने से रोकते हैं। अगर ऐसा कुछ दिक्कत होती है तो आप रिटर्न में इसमें दें। उन्होंने ऐसा कहा है कि रिटर्न में दें और पूरी इस पर इन्वेस्टिगेशन करें कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं तो आप किसी पर्सन को ऐसे रोक नहीं सकते। नेक्स्ट आ रही है न्यूज़ कि 2050 तक जो भी नए पैसेंजर व्हीकल मार्केट में उतरेगा वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे, यानी कि उस टाइम तक आते आते 2050 तक आते आते जो पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स हैं वो बहुत कम हो जाएंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही वहाँ पे बढ़ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स कुड कंप्राइज 30% एंड 75% ऑफ न्यू व्हीकल सेल्स इन इंडिया 2030 और 2050 तक। तो कहा जा रहा है कि 2030 तक जितने भी नए व्हीकल्स होंगे उसमें से 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे, यानी कि अगर 10 कार बिक रही हैं तो 10 में से हर तीसरी कार जो होगी वो इलेक्ट्रिकल होगी 2030 तक। और अगर हम 2050 तक देखें तो 2050 तक बढ़ते बढ़ते अगर मार्केट में 100 कारें बिक रही हैं तो हर 75 कार जो होंगी वो इलेक्ट्रिक कार होंगी। तो क्लोज टू हाफ ऑफ 2 न्यू व्हीलर्स एंड ओवर अ क्लोज ऑफ 2, 3 एंड 4 न्यू व्हीलर्स सोल्ड इन 2030 कुड बी इलेक्ट्रिक। तो आधे से ज़्यादा जो नए व्हीलर्स होंगे, 2 व्हीलर जो आएंगे वो सब इलेक्ट्रिक होंगे, ये कहा जा रहा है। और 25% से ज़्यादा जो होंगे 3 व्हीलर और 4 व्हीलर्स जो होंगे वो सब इलेक्ट्रिक होंगे। सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स वुड नीड टू इन्वेस्ट। अब देखिए ये कहा जा रहा है कि सेंटर को और स्टेट गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है सिग्निफिकेंटली मोर इन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सपोर्ट लोकल सप्लाई चेन डेवलपमेंट टू सपोर्ट दिस रैपिड ग्रोथ। तो CEW ने एक इंडिया ट्रांसपोर्ट एनर्जी आउटलुक निकाला था जिसने ये अंडरलाइन किया है कि अगले 3 डेकेड्स में जो 4 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स की संख्या 9 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से भारत के अंदर प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है तो लोग 2 व्हीलर्स की जो पॉपुलेशन है, यानी 2 व्हीलर्स की जो संख्या है वो तो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन 3 व्हीलर्स की नहीं, नॉट 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स की जो जनसंख्या है या जो 4 व्हीलर्स की जो संख्या होगी वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है फ्लैगिंग फॉर्च्यून्स ऑफ खादी फ्लैग मेकर। अब देखिए अभी हाल ही में भारत का जो फ्लैग कोड है उसमें अमेंड किया गया है और ये कहा गया है कि अब फ्लैग जो है वो दिन और रात दोनों टाइम पे आप फहरा सकते हैं। उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी 13 और 13 से लेकर 15 अगस्त के बीच में झंडा फहराने की बात की गई है कि हर घर झंडा इनिशिएटिव या हर घर तिरंगा इनिशिएटिव उन्होंने बात की गई है। लेकिन साथ ही साथ उसमें ये भी कह दिया गया है कि झंडा पॉलिएस्टर के कपड़े का भी हो सकता है, यानी कि खादी के अलावा पॉलिएस्टर कपड़े का भी हो सकता है, जिसके वजह से खादी के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि खादी ऑलरेडी महंगा पड़ता है लोगों को, इसलिए लोग खादी कम खरीदना चाहते हैं। लेकिन अगर फ्लैग कोड के अंदर अमेंड करके आप पॉलिएस्टर का फ्लैग अलाउ कर देंगे तो खादी जो ऑलरेडी थोड़ा कम बिकता था वो और ज़्यादा कम बिकेगा। वाइल द नेशन इज़ बिजी मेकिंग प्रिपरेशंस फॉर द प्लेटिनम जुबली, यानी कि 75 ईयर्स जो मनाने जा रहे हैं, तो जो एकमात्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा रिकॉग्नाइज जो नेशनल फ्लैग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कर्नाटका की खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ बंगेरी की हुबाली में, वो अभी अपबीट नहीं है, यानी कि वो खुश नहीं है। दिस इज़ द यूनिट विच सप्लाइज द ट्राई कलर टू बी होस्टेड अटॉप द रेड फोर्ट। अब हर साल यहीं से झंडा आता है जो कि रेड फोर्ट पे यानी कि लाल किले पे जो झंडा फहराया जाता है,
एवरी ईयर बाय द एंड ऑफ जुलाई द संयुक्त संघ वुड हैव डिस्पैच्ड ट्रैक्टर्स वर्थ ₹2.5 करोड़। तो अब तक ये कहा जा रहा था कि हर साल जुलाई के अंत तक आते आते ये जो संयुक्त संघ है ये 2.5 करोड़ के जो झंडे हैं उनको अब तक डिस्पैच कर चुके होते थे, लेकिन इस साल सिर्फ 1.2 करोड़ तक के ही ऑर्डर इनके पास हैं। लेकिन सेंटर ने जो अमेंडमेंट किया है इस बार नेशनल फ्लैग कोड में, और उसमें पॉलिएस्टर के जो कपड़े के यानी कि प्लास्टिक से के कपड़े के जो फ्लैग हैं उनको भी अलाउ कर दिया है। तो इस वजह से आधे से भी कम ऑर्डर मिले हैं। अब तक सिर्फ 1.2 करोड़ रुपीस के ऑर्डर मिले हैं ये कहा जा रहा है, जबकि उनके पास जो रॉ मटेरियल है वो करीब करीब 5 करोड़ के झंडे प्रोवाइड करने के लिए था। संयुक्त संघ है सेट इट्स टारगेट हाई दिस ईयर इन एंटिसिपेशन ऑफ अ वाइब्रेंट अमृत महोत्सव। तो उन्होंने तो ये सोचा था कि इस बार अमृत महोत्सव चल रहा है तो हम काफ़ी सारा रॉ मटेरियल लेते हैं, जिससे की वजह से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमको काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। लेकिन जब फ्लैग कोड में अमेंडमेंट कर दिया गया सरकार के द्वारा और उसके अंदर पॉलिएस्टर के कपड़े के भी फ्लैग जोड़ दिए गए, तो अब इससे ये दिक्कत होगी कि पॉलिएस्टर का कपड़ा सस्ता पड़ता है ऑलरेडी। जब वो सस्ता पड़ता है तो वहाँ उसी के ऑर्डर ज़्यादा आएंगे लोगों के पास, और जो खादी के जो ट्राई कलर हैं उसके ऑर्डर कम आएंगे। द यूनिट इन हुबाली रिकॉग्नाइज्ड बाय BIS इन 2004 मेटिकुलसली फॉलोज द फ्लैग कोड एंड मैन्युफैक्चरर्स ओनली 9 स्पेसिफाइड साइज ऑफ द फ्लैग। अब देखिए जो हुबाली का जो यूनिट है खादी ग्राम उद्योग की, वो 2004 से BIS रिकॉग्नाइज्ड है और फ्लैग कोड के अनुसार ही फ्लैग बनाती है और सिर्फ 9 स्पेसिफिक साइजेस में ही फ्लैग बनाती है। गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया कंट्री का फ्लैग कोड बाय अलाउइंग द ट्रायंगुलर टू फ्लाई बोथ डे एंड नाइट। तो पहले रात में आप झंडे को नहीं फहरा सकते थे, उसके नीचे लाइट्स वगैरह लगानी पड़ती थी और भी अरेंजमेंट्स करने पड़ते थे। लेकिन अब फ्लैग कोड में चेंज करके अब आप झंडे को दिन और रात दोनों समय पे फहरा सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि केरला के अंदर एक जैक फ्रूट जो होता है यानी कि जो कटहल होता है, कटहल के अंदर एक नई डिजीज़ पाई गई है जिसका नाम है फंगल डिजीज़, यानी कि फंगल डिजीज़ है जो एक वो पाई गई है। तो एथीलिया रोल्फसी एक करके एक फंगल पैथोजन है जो कि एक मेजर थ्रेट है इस क्रॉप का। कंपेयर विद अदर फ्रूट्स अगर देखा जाए तो जैक फ्रूट जो है यानी कि कटहल की जो सब्जी है, कटहल का जो फ्रूट है, उसमें ज़्यादातर बीमारियां नहीं होती थी। लेकिन केरला में पाया गया है कि केरला के अंदर जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने पाया है कि जैक फ्रूट को भी एक फंगल डिजीज़ लग रही है। बट नाउ रिसर्चर्स एट द इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम रिसर्च स्टेशन एट केरला, उन्होंने ये पाया है कि एक नई फंगल डिजीज़ है जो जैक फ्रूट को अफेक्ट कर रहा है। इट इज़ परहैप्स द फर्स्ट टाइम दैट फ्रूट रॉट कॉज्ड बाय द फंगस इज़ बीइंग रिपोर्टेड इन जैक फ्रूट। तो एक जो जैक फ्रूट के अंदर भारत में जो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक बीमारी का पता लगाया गया है। एक सॉइल बोर्न फंगल पैथोजन है एथीलिया रोल्फसी इज़ अ मेजर थ्रेट टू सेवरल क्रॉप्स। और नेक्स्ट न्यूज़ आती है और लास्ट न्यूज़ आती है कि राजस्थान की टूरिज़्म को यानी कि राजस्थान टूरिज़्म को एक इंडस्ट्री का टैग मिल गया है। तो जब उसको इंडस्ट्री का टैग मिल गया है तो इसकी वजह से वहाँ पे जो टूरिज़्म है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा भी है, उससे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। द इंडस्ट्री स्टेटस अकॉर्डेड टू द टूरिज़्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इन राजस्थान earlier this year has given a sure and certain fillip to the state's tourism units that had incurred huge losses during the pandemic। तो राजस्थान के स्टेट में अगर हम देखें तो वहाँ पे पैंडेमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। वहाँ पे जो लोग टूरिज़्म में इन्वॉल्व हैं, तो अब क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया गया है टूरिज़्म सेक्टर को, तो इस वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा टूरिज़्म भी बढ़ रहा है। द पावर टैरिफ एंड अदर टैक्सेस लिवाइड ऑन टूरिज्म ऑपरेटर्स, अब उनको ऑन अ पार ला दिया गया है विद अदर इंडस्ट्रीज। अब तक क्या होता था कि टूरिज्म इंडस्ट्री पे, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री के अंडर नहीं था, तो उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाया करते थे सरकार के द्वारा। लेकिन जब उसको इंडस्ट्री में ला दिया गया है तो इससे ये फ़ायदा हुआ है कि जो बिजली का खर्चा है होटल्स के लिए या फिर जो और भी टूरिज्म ऑपरेटर्स पे जो टैक्स लगा करता था, अब वो उतना ही टैक्स लगेगा जितना कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ पे लगता है। तो यानी कि उससे टैक्स रेट कम हो गया है, जिससे कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है अगेंस्ट द मच हायर कमर्शियल रेट्स लिवाइड अर्लियर। तो पहले बहुत ज़्यादा रेट्स हाई लगा करते थे, अब वो रेट्स इतने हाई नहीं लगेंगे। तो दैट्स ऑल। तो ये हैं आज के करंट अफेयर्स गाइज। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी सेशन है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।